हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र 4 लेकर के आया हूं। ठीक है, बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि हमारा ये 40 क्वेश्चन क्या होने वाला है। और चलिए बिना देर किए हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और उसके सही विकल्प को चयन करना है। आपको ये थोड़ा सा पढ़ करके यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब खोजना है। चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा अपना बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में प्रावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या क्या है कि निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बना देता है, कर रखने देने पड़ता है। उसके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान क्या होता है, किसे कहते हैं। व्यक्ति वहीन जीवन वास्तव में निरही पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रख सकता है कि नहीं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि स्वावलंबन का क्या अर्थ है। सबसे पहले तो आपको बढ़िया से पढ़ना टिक आउट करके और फिर उसका उत्तर देना है। तो स्वावलंबन जो है यहाँ पर स्वावलंबन का क्या अर्थ हो सकता है कि दूसरे पर आश्रित रहना, खुश नहीं रहना, अपना सहारा स्वयं या दुख पीड़ा सहना। मेरे प्यारे बच्चों, स्वावलंबन का अर्थ होता है कि अपना सहारा खुद बनना। ठीक है, अपना सहारा खुद बनना। चलिए अगला देखते हैं कि क्या है प्रश्न कि परावलंबी कैसे लोग होते हैं। परावलंबी जो दूसरों पर आश्रित हो, जो दूसरों पर आश्रित न रहने वाले हो, सुखी रहने वाले या अपना सहारा स्वयं बनने वाले। परावलंबी का बात करें तो जो लोग दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो परावलंबी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, आश्रय देने वालों के, आश्रय नहीं देने वालों के, आत्मनिर्भर व्यक्ति के, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे परावलंबी जो है वो किसके अधीन बन के रहते हैं, आश्रय देने वालों के, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं, परावलंबी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति या आत्मनिर्भर व्यक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, जो अभी आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं वही दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व को समझ सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस काव्यांश को क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है, फिर इनके प्रश्नों का सही जवाब देना है, सही विकल्प को चुनना है। कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट के पहचान कर लो, पुस्तक में नहीं छापी गई इसकी कहानी, इस हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए उस राह से, क्या है कि अनगिनत राही गए उस राह से, अनगिनत राही गए उस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यहां जो आपसे पूछा जा रहा है इसको आपको क्या करना है, बढ़िया से समझ लेना है। फिर यहाँ पर आपको प्रश्न पर आना है कि क्या है प्रश्न कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाह रहे हैं। जीवन की राह, शहर की राह, या घर की राह, या खेतों की राह, किस रास्ते की बात कर रही है कि जीवन के राह के बारे में प्रस्तुत कविता या काव्यांश में कवि कह रहा है कि नहीं। चलिए अगला देखिए कि बटोही का क्या अर्थ होता है, बटोही का क्या अर्थ होता है बताइए। बटोही का अर्थ होता है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पलीता, बटलोही, राही या राह। बटोही का अर्थ होता है राही। ठीक है, चलिए राही की कहानी,
देखिए राही की कहानी कहाँ नहीं छपी, कहाँ नहीं छपी? पुस्तक में, राह में, पत्थर पर, जमीन पर, कहाँ पर नहीं छपा? राही की पुस्तक पर। राह पर कितने लोगों के पैरों की निशानी थे? कुछ, 3, 2, अनगिनत। तो कितने कितने लोगों के पैरों की निशानी थी? अनगिनत लोगों के पैरों के निशानी थी। चलिए अगला देखते हैं आपका व्यवहारिक व्याकरण खंड से, जो खंड ख है उससे क्या क्या प्रश्न पूछा गया है ये ध्यान से देखिए आप। क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा होती है, क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है बताइए? देखिए सकर्मक क्रिया होती है या अकर्मक होती है या एक कर्मक होती है या द्विकर्मक होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है वो हमेशा सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, चलिए किस 10वां प्रश्न देखते हैं कि किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? माँ बच्चे को पानी पिलाती है, माँ बच्चे को आम और केले खिलाती है, माँ और बच्चे आम खाते हैं, माँ बच्चे को आम खरीद कर खिलाती है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है वो क्या हो जाएगा कि माँ बच्चे को पानी पिलाती है, इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ बच्चे को पानी पिलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? अकर्मक, क्या कौन सा क्रिया पूछा आपसे? अकर्मक, यानी गाय घास खाती है सकर्मक है, रानी गाना गाती है सकर्मक है, राजू पत्र लिखता है सकर्मक है, बच्चा रोता है अकर्मक क्रिया है। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बच्चा रोता है। चलिए उषा पतंग उड़ाती है, 12वां प्रश्न क्या है? उषा पतंग उड़ाती है। इस वाक्य में क्रियापद, देखिए क्रियापद क्या है? तो उषा पतंग उड़ाती है, इसमें क्रिया कौन सा काम कर रही है? उड़ाने का काम कर रही है। क्या उड़ाने का काम कर रही है? पतंग उड़ाने का काम कर रही है। अर्थात मेरा राइट आंसर क्या है? उड़ाती है, या उड़ाती होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उड़ाती है। चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर ऊपर कर लेते हैं ताकि देखने में सुविधा होगा। चलिए अब क्या है अगला प्रश्न कि उन्होंने जलेबियां बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मेरे प्यारे बच्चों कर्तृवाच्य है, अकर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? उन्होंने जलेबियां बांटी या कर्मवाच्य है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि कर्ता गौण होता है और लुप्त होता है, उसे अकृतिवाच्य कहते हैं। तो इसमें आप अकृति भर दीजिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आप कुर्सी पर बैठिए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य? आप कुर्सी पर बैठिए, यह भाववाच्य का उदाहरण है। ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए अब देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है या द्वंद्व समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिदिन जो है वो अव्ययीभाव समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि जिस समास का, देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए क्या है कि कर, देखिए कर का एक अर्थ होता है टैक्स, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? पैर, आंख, हाथ, मुंह। मेरे प्यारे बच्चों आपने हाथ का पर्याय पढ़ा होगा, हाथ का कर, हस्त, हाथ, है ना? तो ये तो देखिए यहाँ जो कर है, एक कर का अर्थ हो गया टैक्स और दूसरा कर का क्या हो जाएगा? हाथ। तो हाथ का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर बी, है कि नहीं? चलिए अगला देखिए कि बच्चे धीरे धीरे, देखिए यहाँ पर जो है
टैग किया हुआ है कि धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित पद किस अवयव का उदाहरण है। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये कौन सा होगा, तो ये मेरे क्रिया विशेषण का होगा, ठीक है, धीरे धीरे, है कि नहीं। चलिए राइट आंसर धीरे धीरे वो क्रिया विशेषण का होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चुप हो जाओ, क्या है, चुप हो जाओ, उचित अवयव से रिक्त स्थान को भरिए, उचित अवयव मेरा क्या होगा। तो अवयव जब उचित पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, एक एक वर्ड को उठा के बैठाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको एक एक वर्ड को यहाँ से उठा करके यहाँ रखना शब्द को, आप उसके बाद सेंटेंस को पढ़िए, अगर वो फिट बैठता है तो सोचो यही आंसर होगा, अगर वो फिट नहीं बैठता है तो सोचो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, वाह चुप हो जाओ, क्या ये फिट बैठ रहा है, नहीं। अब चुप हो जाओ, क्या फिट बैठ रहा है, तुम चुप हो जाओ या कल चुप हो जाओ। तो यहाँ उचित क्या बैठ रहा है कि अब चुप हो जाओ, तब से बक बक कर रहे जा रहा था, अब तो चुप हो जाओ, अर्थात उचित अवयव जो हो गया, अवयव जो होगा वो अब होगा, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। ये देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए ये गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ के फिर उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। यानी बोल रहा है कि बाल गोविंद भगत जी का संगीत साधना उस दिन सबसे चरम सीमा पर देखा गया कि जिस दिन उसका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था बेचारा, है ना, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, है कि नहीं। तो देखिए अगला प्रश्न उससे क्या उभर करके आ रहा है कि जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उसकी संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखने को मिला, कैसा उत्कर्ष देखने को मिला। ये देखिए यहाँ पर चरम उत्कर्ष दिया गया है, तो सीधे आइए चरम पर, राइट आंसर हो जाएगा चरम, ठीक है। चलिए, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त था, बोदा था, सरल था, सुस्त और बोदा था। तो क्या यहाँ पर पढ़े हम लोगों ने, देखिए सुस्त और बोदा था, देखिए है ना, सुस्त और बोदा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुस्त और बोदा था। चलिए ऊपर करते हैं, देखिए अगला है क्या कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों से गिनना स्याही फैलना है, इस तरह के वह हमारे बीच से चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता खड़ा था। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इस कथन का क्या आशय है कि रोने वालों के स्याह चेहरे, रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पाना, रोने का दिखावा करना या रोने वालों की संख्या लिखना। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पा रहा था, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा और उस सबका अपना कहा है, फादर कामिल बुल्के को, देवदारू को या राम कथा को या अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को। मेरे प्यारे बच्चों फादर कामिल बुल्के को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि क्या है प्रश्न मेरा। पठित काव्यांश को पढ़ना है और फिर इसका उत्तर देना है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बढ़िया से समझना है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता
फिर भर दो बादल गरजो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से इस कविता को बढ़िया से समझना है और समझ के आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए आपके सामने क्या प्रश्न आता है। आपके सामने प्रश्न है, क्या है प्रश्न, कि आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? गरजने का, पुरुष और क्रांति का, वर्षा करने का, है कि नहीं, बरसने का। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो बादल है वो उसका पुरुष और क्रांति से इसका प्रतीक हो सकता है। ठीक है। विद्युत छवि उर में क्या तात्पर्य है? कि बादल के हृदय में बिजली छिपा होना, छिपा न होना, बिजली की आंख मिचोनी या फिर बिजली चमकना। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बादल छवि उर में इसका अर्थ है कि बादल के हृदय में बिजली का छिपा होना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सदेली मिट्टी का गुण धर्म है। अब देखिए यहाँ पर फसल कविता का है ये, और आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या है कि फसल किसका जादू है? हवाओं का थिरकने का, सूर्य की किरणों का, नदियों के पानी का, या मिट्टी के गुण धर्म का? तो मेरे प्यारे बच्चों फसल किसका जादू है? ये मिट्टी के गुण धर्म का है। ठीक है। चलिए फसल किसका गुण धर्म है? देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ जो हो जाएगा नदियों के पानी का। ठीक है। तो फसल किसका गुणधर्म है? यहाँ भी तो जल का। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या है? दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या है? दांत, सीधा दांत, टेढ़े मेढ़े दांत, बच्चों के नए नए दांत। मेरे प्यारे बच्चों बच्चों के नए नए दांत। चलिए फसल कविता में कवि का क्या नाम है? तो क्या है फसल कविता में? नागार्जुन। ये सारे मैंने बताया है। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? अस्पष्ट सुख का। देखिए सारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों लिख लेना, ये वीबीआई क्वेश्चन होने वाला है, और यही क्वेश्चन 100% आपका देखिए मॉडल में भी दे दिया गया है। और पता चलता है कि जो मॉडल प्रश्न पत्र होते हैं उसमें 100% नहीं तो 90% क्वेश्चन इसी से बोर्ड एग्जाम में मिलता है। और मैंने आपको जितना भी बताया है वो सारा प्रश्न का यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो देखिए तार सप्तक किसे कहा गया है? सरगम के ऊंचे स्वर को, मध्यम स्वर के गाए गए राग को, पक्का राग को, या अति धीमे को? मेरे प्यारे बच्चों सरगम के ऊंचे स्वर को, है कि नहीं। चलिए परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? अब बताइए। परशुराम ने कटाक्ष करते हुए लक्ष्मण को बोला था कि आप तो सूर्यवंश के कलंक हैं, यानी लक्ष्मण हो जाएगा आंसर। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? ये भी बताया था कि तारकेश्वर नाथ था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? कौन है? कमलेश्वर जी हैं। चलिए लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है? मेहनत का बादशाहों का, गरीबों का, राजाओं का, या नवाबों का? मेरे प्यारे बच्चों लेखिका ने गंगटोक को जो है वो मेहनत कश के बादशाहों का शहर कहा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था? बार बार टोपी बदल दी जाती थी, छड़ी बदल दी जाती थी, चश्मा बदल दी जाती थी, या कपड़ा बदल दिया जाता था? बताइए क्या? तो चश्मा बदल दिया जाता था, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? लेखक के दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? देखिए मामूली लोगों के वर्ग का, या उच्च वर्ग का, या सामंती वर्ग का, या मध्य वर्ग का? मेरे प्यारे बच्चों मामूली लोगों के वर्ग का यहाँ पर लेखक की दृष्टि में खीरा को रखा गया है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या है मेरा कि मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था?
देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कलकत्ता, जयपुर, यहाँ 2 ही ऑप्शन है और 2 होता तो मैं बता देता हूँ यहाँ ऑप्शंस पे नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे, एमपी में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, है कि नहीं, मध्य प्रदेश में उसका बचपन बीता। मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता, तो मध्य प्रदेश में बीता, ठीक है। तो देखिए ये 40 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन है आपको मैं एक एक करके डिटेल के साथ बता दिया, और जितने भी चैप्टर उनका सारा एमसीक्यू भी करवा चुका हूं। तो ये देखिए आप अच्छे से बढ़िया से इसको रिवाइज कीजिए घर में, हर एक का आप टेस्ट लगाइए उसको, है कि नहीं। और जितना आप पढ़ोगे आपका उतना कंठस्थ होता जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।